और अब खबरें तफसील से। लखीमपुर खीरी सानहा मामले के मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को समाअत करेगा। सीजेआई ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करने को कहेंगे। अर्जी गुजार के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को ये भी जानकारी दी कि जुमेरात को केस के एक गवाह पर रात हमला हुआ, लिहाजा मामले की समाअत जल्द की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है। इस मामले में फैसला मंगल के रोज आने की तवक्को है। इस मामले में अदालत में आज भी समाअत हुई और नवाब मलिक के वकील ने दलाइल पेश किए। कल अदालत में ईडी की जानिब से नवाब मलिक की अर्जी को मुस्तरद करने की अपील की गई थी। एजेंसी के मुताबिक नवाब मलिक की अर्जी काबिल समाअत नहीं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी इंतखाबात की तारीख का ऐलान 9 मार्च को शाम 5 बजे होना था, लेकिन इसी दिन 1 घंटा पहले मरकज ने रियासती इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और तीनों सोक बॉडीज को यकजा करने और इलेक्शन कमीशन की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ऐसा करने पर राजी हो गया। अगर इंतखाबात मनसूख होते हैं तो ये ठीक नहीं होगा और ये इलेक्शन कमीशन की कमजोर कारकर्दगी की तरफ इशारा करते हैं। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों चीजें अच्छी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। पंजाब के आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली मनिंदर सिंह से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने बातचीत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें पंजाब के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मनविंदर सिंह जी हैं जो कि पायल से विधायक चुने गए हैं। एक बड़ी जीत हासिल की है आपने, प्रचंड बहुमत हासिल किया है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी से क्या बातचीत हुई? अरविंद केजरीवाल जी से रस्मी मुलाकात थी कि जैसे अभी हमारी सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के संबंध में लोगों की हमारे साथ बहुत सी उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। रेता चोरी हर जगह पे ऊपर आप देख सकते हो कि काला बाजारी चल रहा है, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, लोगों में हाहाकार मची हुई है हर जगह पे। उसको सुधारने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के संबंध में आज मीटिंग थी कि ये जो हमारी इलेक्शन थी जिसमें हमने पूरी मेहनत की, ये मेहनत अभी ख़त्म नहीं हुई, ये आज शुरुआत हुई है। ये मेहनत जो इरादे करके आप लोग चुनाव में उतरे थे, अब वो पूरा करने का समय है। कैसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे पंजाब को? पंजाब में हम दुरुस्त करेंगे। एक एक वादा जो है आप आने वाले दिनों में देखोगे कि पूरा होगा, और वादा भी पूरा होगा, और हमारे केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मनिंदर जी, मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं आप?
जो कि तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उसमें हमें जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि सबने, कार्यकर्ता की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, बूथ लेवल की बात करें, सबने बड़ी मेहनत की है। जो राज देता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या कट जाई। हम तो गुरु ग्रंथ साहब पे मानने वाले लोग हैं। हमें किसी ओहदे की, किसी पद की लालसा नहीं है, तो इसलिए कोई इस दौड़ में नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए क्या कहेंगे? कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी अगुवाई में 5 साल चलना है पंजाब में? हमारे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो लोगों के मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने उनको चुना है और उनकी कारगुजारी लोगों ने देख चुके हैं। लोग जैसे उन्होंने अपने एक एक पैसे का लोगों को हिसाब दिया, जो उनको बतौर एमपी फंड में जो पैसा मिलता था उसका उन्होंने ब्याज तक लोगों को लगाया। तो ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को मिलने जा रहा है। पंजाब के लोगों में आप देखो कि रात के 1 बजे तक डीजे चल रहे थे। हर घर में एक शादी जैसा माहौल था। जिम्मेदारी मिलेगी तो पूरी करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। हम तो करते ही आए हैं, हम जीएम लेवल तक काम किया है, तो डेफिनेटली हम करेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी मिलेगी तो पूरा करेंगे। साफ तौर पर मनविंदर सिंह, जो कि पायल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, मगर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुमत हासिल करी और जीत भी हासिल करी है। कानपुर की कैंट असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के हसन रूमी ने जीत हासिल की है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को कानपुर के कैंट से जीत हासिल नहीं हुई थी। बीजेपी ने लगातार 6 मरतबा जीत हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा हसन रूमी ने मौजूदा रुकन असेंबली अख्तर अंसारी और साबिक रुकन असेंबली रघुनंदन भदौरिया को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराकर तारीख रकम की है। कानपुर की कैंट विधानसभा सीट, जहां से मोहम्मद हसन रूमी ने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की है और इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए रच दिया है कि पहली बार इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रूमी जी। आइए बात करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। किस तरह से आप जो है जनता की सेवा करेंगे और कैसे उस पर खरे उतरेंगे? धन्यवाद। हम दलगत राजनीति से उठकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते ज़रूर है, लेकिन दलगत राजनीति से उठकर हम समाज की सेवा करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनको ये भी यकीन दिला रहे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया उनको भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया, जिस विचारधारा से उन्होंने जिसको वोट दिया, जिसको सपोर्ट किया, हम उनके भी विधायक हैं और उनके भी बीच में जाकर उनका भी काम करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि हम छावनी में सबके विधायक हैं, हर मतदाता के विधायक हैं। इसलिए रूमी जी, एक चीज़ और कि आपकी जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आपने पहले भी न्यूज़ 18 उर्दू पर यह बात कही थी कि यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो सभी प्रत्याशी केवल भाजपा के प्रत्याशी को छोड़कर सभी मुस्लिम प्रत्याशी थे। उसके बावजूद बिखराव नहीं हुआ वोटों का और आपको जीत मिली। वाकई एक ऐतिहासिक जीत है, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये सच बात आपने कही कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे वो इस बात से खुश थे कि कई मुसलमान लड़ रहे हैं, हमको घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। जो उन्होंने 2012 में उनको इस तरह का लाभ मिला भी था उन्हें, और लेकिन उस लाभ के बाद जनता जागरूक हो गई और इस विधानसभा के सभी मतदाताओं ने, मतलब केवल मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझको अच्छी बात तो ये है कि मुझे हर वर्ग का वोट मिला है। सिर्फ केवल मुस्लिम यादव नहीं मिला, मुझे हर वर्ग का, दलित समाज का, स्वर्ण समाज का, कोई समाज ऐसा नहीं है जिसने मुझको वोट नहीं दिया। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन तो जो हर बूथ पे लड़ेगा वही जीतेगा। और मुझे 351 बूथों में कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे 3 फिगर में वोट ना मिला हो। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से हसन रूमी, जो कि कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि जनता की सेवा दलगत राजनीति से हटकर की जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अगली खबर, सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील-ए-नौ के मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तों का वक्त मांगा है। मरकज की पैरवी कर रहे वकला ने अदालत को बताया कि कोरोना वबा और रियासतों के असेंबली इंतखाबात की वजह से कमेटी की तश्कील में ताखीर हो रही है। मफाद आमा की अर्जी पर समाअत के दौरान वकला ने अदालत को बताया कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है। सेंट्रल हज कमेटी मार्च 2020 से नहीं है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भीख मांगने वाले बच्चों पर रोक लगाने का फैसला किया है।
हुकूमत के जरिए सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को न सिर्फ स्कूल भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बल्कि महकमा ख़वातीन और चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए इस ताल्लुक से एक मबसूत प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा सके। हुकूमत ने इस सिलसिले में बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग इस ताल्लुक से कुछ यूं बताते हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि वो नौनिहाल जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन को संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे यदि बच्चों के साथ किसी तरह की दबाव में या उनको किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता है जो उनके बचपन को ख़त्म करता है, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों को रिहैबिलिटेट करके उनके भविष्य के सुव्यवस्थित निर्धारण के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित ना हो। बिहार असेंबली में नमाज को लेकर किस तरह की बात हुई और क्या मांग रखी अपोजिशन के मेंबर असेंबलीज ने, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने कहा कि कांग्रेस को तंजीम नौ की जरूरत है। पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करके मजबूत और बेहतर तौर पर उभर सकती है। सीनियर रहनुमाओं, वफादारों और पार्टी की परवाह करने वालों की परवाह करनी होगी। कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद और दीगर कायदीन के मशवरे को जरूर सुनना चाहिए, वरना हमें इसी तरह मुतवातिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हम सब तकलीफ में हैं, दुखित हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक्स चीफ मिनिस्टर्स हों, सीएम फेसेस हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने, चाहे उसमें गुलाम नबी आजाद साहब हों और कई लीडर हैं, उन्होंने सलाह मशवरा दिया था कि किस तरीके से पार्टी में स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है, उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जिनका बेस है, जिनकी एक्सेप्टेंस है और जो जमीनी सतह पे मजबूत हैं। और पैराशूट लीडर जो हैं, अपॉर्चुनिस्ट लीडर जो हैं, मफाद परस्त लीडर जो हैं, उन्होंने कांग्रेस में जिस तरीके से तबाही की है उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और जो लीडर कांग्रेस के साथ बुरे वक्त में खड़े हैं, इस दौर में खड़े हैं, उनकी कदर करने की जरूरत है। यही हाल आगे इलेक्शन में ना हो, चाहे हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है। कोई रात को लीडर बन गया, किसी दूसरी पार्टी से आ गया, उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और जो कार्यकर्ता हमारा 10 साल से 20 साल से जमीनी सतह पे लड़ रहा है, उसको साइडलाइन किया जाता है। मैं यही हाईकमांड से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो इन लीडरों की बात सुने और जिम्मेदारी दे उन लोगों को जो कांग्रेस के वेलविशर हैं, लॉयलिस्ट हैं और जो कांग्रेस के लिए लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद बीएसपी सरबराह मायावती मीडिया के रूबरू हुई। मायावती ने कहा कि नतीजे हमारी उम्मीद के बरखिलाफ आए हैं, लेकिन मायावती ने कहा कि एक वक्त आएगा कि हम कामयाब होंगे। और कल यूपी विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी ज़रूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर
गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है। असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर रद्द-ए-अमल देते हुए संजय रावत ने, जो शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी को पंजाब में क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा वो सोचने वाली बात है। संजय रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत दिलाने में मायावती और ओवैसी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये संजय रावत कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? और अब खबर बिहार से। बिहार असेंबली में आज अपोजिशन ने हंगामा किया। एमआईएम के रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान के हमराह पूरे अपोजिशन ने हंगामा किया और 12:30 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई चलाने को लेकर सवाल उठाए, जबकि असेंबली के स्पीकर ने इत्तेफाक राय से ऐवान की कार्रवाई चलाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अरकान नहीं माने। अपोजिशन की मांग के खिलाफ बीजेपी के अरकान वेल में दाखिल हो गए। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने गौशाला का मामला उठाया था, जिसके जवाब में अपोजिशन ने जुमे की नमाज पढ़ने का मामला उठा दिया है, ताकि ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़े। देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगाया। सदन जो है नियमावली के अधीन है और नियमानुसार चलाया जा रहा है। नियमावली के भाग 4 और नियम संख्या 16 में उल्लेख है कि सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से प्रथम पाली में 1 बजे तक चलाई जाएगी, लेकिन जुमा के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलाई जाएगी। ये नियम 16 में बाजाबता उल्लेख है। नियम बनाने वालों ने इसको नियम बना दिया है, क्योंकि फ्राइडे प्रे का टाइम होता है, इसलिए इस परंपरा को तोड़ना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। नहीं, सदन स्थगित करने की बात नहीं है। 12:30 बजे तक जो सदन का टाइम हम लोग का 1 बजे तक का होता है, वो 12:30 बजे तक जुम्मा के दिन पढ़ने का है। और विधान परिषद में जो है आज का सदन 11 बजे से शुरू होता है। लेकिन कुछ हमारे अल्पसंख्यक सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को पहले हम लोग का शून्यकाल पढ़वा दिया जाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ने शून्यकाल को पढ़वा दिया। और बड़ी ताज्जुब की बात है, जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए। और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देखिए, ये स्थापित परंपरा और नियम की बात है, नियम में भी है।
और नियम में है, पहले से परंपरा भी है कि लंबे समय से शुक्रवार के दिन 12:30 बजे नमाज के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता रहा है। एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब महबूब आलम साहब 12:40 तक अपना ध्यानाकर्षण मूव किए। उसके बाद जब हम लोगों का गौशाला का मैटर था कि गौशालाओं में जो है सही से जो जमीन अतिक्रमण है, गौशाला का मैटर था, तो सब विपक्ष वाले खड़े हो गए, कहे नहीं हम लड़े दुअर्थी चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आपका मैटर था तो आप 12:40 तक परवा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना वही है कि ये लोग जो है ये धर्म के नाम पर, गौशाला का मैटर है तो 12:30 के बाद नहीं चलेगा, उनका मैटर है तो 1 बजे तक चलाइए। ये चलने वाला बात नहीं है, ये नहीं चलेगा इस देश में और इस राज्य में। और अब नाज़रीन आखिर में हम आपको छोड़ जाते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। स्विट्जरलैंड का लुग्यानो बिटकॉइन, यूएसडीटी और एलवीजीए टोकन को अपना कानूनी टेंडर बनाने वाला पहला यूरोपीय शहर बना। इसकी घोषणा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहां लुग्यानो के मेयर माइकल फ्लोटी और सीटीओ टेथर पोलो अर्डोइनो हिस्सा ले रहे थे। सिटी अथॉरिटीज ने कहा कि लुग्यानो में नागरिक और कंपनियां सभी गुड्स, सर्विसेज और टैक्सेस के भुगतान के लिए जल्द ही बीटीसी, यूएसडीटी और एलवीजीए का इस्तेमाल कर पाएंगी। लेन देन करते समय एक थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की मदद से क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली स्विस फ्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। लुग्यानो मेयर माइकल फ्लोटी ने कहा कि टेथर के साथ पार्टनरशिप करके लुग्यानो शहर अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। लुग्यानो ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को समझता है और ये साझेदारी बेहतर, ज्यादा खुले, ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट शहर बनाने में मदद मिलेगी। इस घटना ने साफ कर दिया कि लुग्यानो शहर यूरोपीय ब्लॉकचेन हब बनने की योजना बना रहा है। लुग्यानो एल साल्वाडोर के नक्शे कदम पर चल रहा है और जल्द ही लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाला यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पहला शहर बन जाएगा। इंग्लिश सोशल क्लब मैनचेस्टर सिटी का क्रिप्टो पार्टनर बना OKX EPL टीम की वेबसाइट पर की गई घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX अब क्लब का ऑफिशियल क्रिप्टो पार्टनर है। सिटी फुटबॉल ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉयल डेवरीज ने कहा है कि मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में OKX का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम दोनों ही इनोवेशन और जीतने की जिद जैसी सोच को शेयर करते हैं। उनकी डाइवर्स ऑडियंस को टारगेट करने का ब्रॉड और इंक्लूसिव अप्रोच हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम इस साझेदारी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। OKX सबसे लोकप्रिय ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जो फिलहाल 180 से ज्यादा देशों में लगभग 20 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रही है। मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का खेल और मनोरंजन की दुनिया में पहला कदम होगा। वहीं क्लब ने इस साल की शुरुआत में ही मेटावर्स में स्टेडियम बनाने की घोषणा करके क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया था। कॉइनबेस सीईओ ने कहा कि साधारण रूसी के लिए रूबल के पतन के बाद क्रिप्टो किसी जीवन रेखा से कम नहीं। कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ट्विटर के जरिए क्रिप्टो उपयोग और उनकी एक्सचेंज की नीति पर अपने विचार साझा किए। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉइनबेस अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से सभी रूसियों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हर कोई बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का हकदार है, जब तक कानून कुछ और करने को ना कहे। कुछ सामान्य रूसी क्रिप्टो का उपयोग अब जीवन रेखा के रूप में कर रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी ध्वस्त हो रही है। उनमें से बहुत से लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि उनका देश क्या कर रहा है और प्रतिबंध से उन्हें भी नुकसान होगा। प्रतिबंधों के संबंध में कॉइनबेस के सीईओ ने जोर दिया कि प्रत्येक अमेरिकी कंपनी को प्रतिबंध कानूनों का पालन करना होगा। अगर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो हम निश्चित रूप से उन कानूनों का पालन करेंगे। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे।
जेड पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।